अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 का जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन को ऑब्ज़र्व करने के लिए हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करना होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म के अंदर, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफ़ाइन करते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मौजूद होते हैं। अब जब क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारी बॉडी के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं तो इसका जो बेसिक एलिमेंट है जो कि कार्बन है वो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए कार्बन को हम कहते हैं कि ये ज़िंदगी के अंदर सेंट्रल पोजीशन जो है ये रखता है। ठीक है, इसको डिक्लेयर किया गया है कि ये सेंट्रल एलिमेंट है हमारी लाइफ के लिए। अच्छा, अब ये जो बेसिक एलिमेंट है और ये सेंट्रल पोजीशन इसको क्यों दी गई है? क्योंकि इसके पास कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो बाकी किसी एलिमेंट के पास मौजूद नहीं है। अब हम उन दो प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। पहली जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट एलिमेंट। मतलब इसका जो वैलेंस शेल होता है, जो बाहर वाला शेल होता है, उसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। मतलब कि इसका जो आखिरी शेल होगा उसके अंदर 4 जो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है कि ये 4 जो है नए बॉन्ड बना सकता है। ये 4 न्यू बॉन्ड्स क्रिएट कर सकता है, फॉर्म कर सकता है। जब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका मतलब है कि ये 4 एलिमेंट्स के साथ मिलेगा और उधर से एक एक इलेक्ट्रॉन लेके तो बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। अब आपको मालूम होगा कि अगर आप ऑक्सीजन को इस तरीके से स्टडी करें तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड बना सकता है, मतलब कि 2 बॉन्ड बना सकता है। इसी तरीके से नाइट्रोजन को आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। ठीक है? तो अगर आप कार्बन को देखेंगे तो कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए इसको टेट्रावेलेंट बोला जाता है। मतलब इसकी जो वैलेंसी है वो 4 है। वैलेंसी 4 होने का मतलब क्या है कि इसका जो वैलेंस शेल है, जो बाहर वाला शेल है, उसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं एंड इट कैन कंबाइन विद 4 एटम्स और रेडिकल्स। अब एटम का तो आपको पता होगा। रेडिकल्स क्या होते हैं? रेडिकल्स ऐसी केमिकल स्पीशी को हम कहते हैं जिसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और वो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की मौजूदगी जो है वो उसको हाईली रिएक्टिव कर देती है। मतलब कि उसके इर्द गिर्द कोई भी एलिमेंट आएगा तो वो जो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जल्दी से उसके साथ रिएक्शन कर लेगा और बॉन्ड बना देगा, नया बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर देगा। तो रेडिकल इज़ ए केमिकल स्पीशी डेट कंटेन्स एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और उसी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो जो रेडिकल होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और उसके आसपास कोई भी अगर एलिमेंट आता है तो उससे वो जल्दी से रिएक्ट करके एक नया बॉन्ड जो है वो क्रिएट कर देता है। तो कार्बन का पहला करैक्टर जो है वो क्या है? वो ये है कि कार्बन इज़ टेट्रावेलेंट, मतलब कि ये 4 बॉन्ड जो है वो बना सकता है। सेकंड जो करैक्टर है कार्बन का जो किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर मौजूद नहीं है वो है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है? कैटिनेशन ऐसी एबिलिटी को कहते हैं जो अपने जैसे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के एक लंबी चेन बना दी जाए। मतलब कैटिनेशन को अगर हम कार्बन के पर्सपेक्टिव से डिफाइन करते हैं, क्योंकि ये कार्बन के अंदर ही मौजूद होती है, कि कार्बन कंबाइंस विद मोर कार्बन्स एंड फॉर्म लॉन्ग चेन्स, और लंबी चेन्स जो हैं वो क्रिएट हो जाती हैं ड्यू टू बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एलिमेंट्स। ठीक है, ये कार्बन एटम्स। अब आप देख सकते हैं कि नीचे एक जो है वो लंबी चेन जो है वो क्रिएट हुई है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ मिल रहा है और दूसरा वाला तीसरे के साथ मिल रहा है और इसी तरीके से एक लंबी चेन जो है वो बन गई है। और आपने पहला करैक्टर भी याद रखना है कि हर कार्बन के पास ये एबिलिटी होती है कि वो 4 बॉन्ड्स जो है वो बना सकता है। मतलब कि इस चेन के अंदर अभी गुंजाइश बाकी है कि हर कार्बन के साथ जो है वो मज़ीद 2 और कार्बन जो है वो ऊपर और नीचे या कोई और एलिमेंट या रेडिकल जो है वो अटैच हो सकता है। तो कार्बन के पास दो प्रॉपर्टीज़ हैं।
एक जो है वो टेट्रावेलेंट है और दूसरा कैटिनेशन है, और ये एबिलिटीज़ जो है या ये जो करैक्टर है किसी और एलिमेंट के पास नहीं है, और इसी वजह से हमने कार्बन को बेसिक एलिमेंट या सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ बोला है। उसके अलावा कार्बन जो है वो कार्बन के अलावा भी दूसरे एलिमेंट के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर कार्बन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारी जो बॉडी के अंदर पोटेंशियल सोर्स होता है केमिकल एनर्जी का। मतलब कि जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड होता है, बॉडी उसको ब्रेक करती है, और जब बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है तो उसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है, और उस एनर्जी को यूज़ करके दूसरे फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। इसी तरीके से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एक होता है, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान में जो लिंकेज होता है, जो बॉन्ड बनता है, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है ये बेसिकली जो है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उनके दरमियान में मौजूद होता है। ये एक तरीके से उनके दरमियान स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड्स होते हैं ये बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। हालांकि इनको भी जब हम ब्रेक करेंगे या कभी ब्रेक करना पड़ेगा तो इसमें से भी एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होते हैं ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के अंदर अपना रोल प्ले करते हैं। इसी तरीके से कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड लिंकेज। और ये जो अमाइनो एसिड लिंकेज है ये पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अगेन ये प्रोटीन्स को स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, लेकिन अगर बॉडी को ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की तो वो ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान वाला बॉन्ड भी ब्रेक कर सकता है, और जब इसको भी ब्रेक किया जाएगा तो इसके रिजल्ट में भी एनर्जी रिलीज़ होगी जो बॉडी के दूसरे फंक्शंस के अंदर परफॉर्म करने में यूज़ की जा सकती है। तो अगेन दोबारा बता रहा हूँ कि कार्बन के अंदर दो इम्पोर्टेंट करैक्टर्स हैं। एक टेट्रावेलेंट के मतलब कि उसके वैलेंस शेल के अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो 4 बॉन्ड बना सकता है कार्बन। और दूसरा जो करैक्टर है वो है कैटिनेशन, मतलब कार्बन जो है वो अपने जैसे मज़ीद कार्बन्स के साथ बॉन्ड क्रिएट करके एक लंबी चेन बना लेता है। और ये जो कैटिनेशन का करैक्टर है ये और किसी एलिमेंट के अंदर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से कार्बन को हमने बेसिक एलिमेंट करार दिया है, या सेंट्रल एलिमेंट जो है या सेंट्रल पोजीशन जो है वो कार्बन को डिक्लेयर किया है। और उसके अलावा सी एच बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है, सी ओ बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है, और सी एन बॉन्ड भी मौजूद हो सकता है। और ये कहाँ कहाँ पे होंगे ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। उसके अलावा आपने कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन 9th के अंदर पढ़ी होगी कि ऐसा बॉन्ड जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड के अंदर जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर होती है, मतलब जब भी आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो उसमें से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी। और यहाँ पे जो आपने बॉन्ड्स देखे थे सी एच बॉन्ड, सी ओ बॉन्ड, सी एन बॉन्ड, और इवन के सी और सी के दरमियान में जो बॉन्ड है ये सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। कोवलेंट बॉन्ड का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ से आया हुआ है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन की तरफ से आया है। इसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ से और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ से, और नाइट्रोजन के केस में भी इसी तरीके से है। तो जब दोनों जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करते हैं, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, तो उसके रिजल्ट में जो बॉन्ड बनता है उसको हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये देखिए कार्बन जो है ये मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बना सकती हैं। आप सबसे पहले देखें अनब्रांच चेन, जिसमें कैटिनेशन का करैक्टर शो हो रहा है कि किस तरीके से कार्बन जो है वो उसने एक लंबी चेन जो है वो बनाई हुई है और उसके ऊपर और नीचे हाइड्रोजन अटैच हुए हैं। अब आप इस पहले स्ट्रक्चर के अंदर जहाँ पे भी जिस मर्जी कार्बन को देखेंगे तो वो कार्बन ने 4 बॉन्ड्स जो हैं वो क्रिएट किए होंगे, मतलब अपना टेट्रावेलेंट वाला जो करैक्टर है वो शो किया होगा। इसी तरीके से कार्बन जो है वो रिंग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं, ये जिस तरीके से बेंजीन की स्ट्रक्चर बनी हुई है। ठीक है, आप देखें कुछ कार्बन्स के दरमियान में डबल बॉन्ड है, कहीं पे सिंगल बॉन्ड है, लेकिन आप हर कार्बन के गिर्द 4 बॉन्ड ही बने हुए देखेंगे। ना 4 बॉन्ड से कम होगा ना 4 बॉन्ड से ज़्यादा होगा। और ये देखें कि ब्रांच चेन भी कार्बन बना सकती है। तो ये कार्बन मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स जो है वो बनाती है।
अब अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को देखें, तो सबसे पहले हमने मॉलिक्यूल्स को देखा था कि वो दो किस्म के हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। और आज हम पढ़ने लगे हैं कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को भी हम दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और एक स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, मतलब कि इनके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स कौन से हैं? सेलुलोज, फैट्स और प्रोटीन्स हैं। जबकि स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल जो हैं वो हैं ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स। अब देखिए कि जब स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपस में मिलेंगे तो उससे जो है वो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, मतलब कि अब ग्लूकोज जब मज़ीद ग्लूकोज के साथ मिलता जाएगा तो वो एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसे हम सेलुलोज बोलते हैं। इसी तरीके से फैटी एसिड्स जब आपस में मिलेंगे तो उससे जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा उसे हम फैट्स कहते हैं। और इसी तरीके से अमाइनो एसिड जब आपस में मिलते जाएंगे तो उससे एक लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम प्रोटीन्स कह देते हैं। अब ये जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। अब क्योंकि ये इनसॉल्युबल इन वाटर है तो इसलिए ये सेल के स्ट्रक्चर्स बनाने के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि माइटोकॉन्ड्रिया बना देंगे, ऑर्गेनेलिस दूसरी बना देंगे, सेल मेम्ब्रेन बन सकता है इनसे। ठीक है, या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर मजीद कुछ स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, कैरियर प्रोटीन्स हो सकती हैं। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये इन्वॉल्व होते हैं, ये सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल। और इसी तरीके से ये जो लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स स्टोर हुए होते हैं। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि सेलुलोज के अंदर वो से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मिल के सेलुलोज को बनाएंगे। इसी तरीके से फैटी एसिड्स जो हैं वो मिल के फैट्स बनाएंगे और अमाइनो एसिड्स जो हैं वो मिल के प्रोटीन बनाएंगे। और स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इनके अंदर जो है वो आप कह सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि इनके दरमियान में जो बॉन्ड्स हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं, सी एच बॉन्ड हो सकता है, सी ओ बॉन्ड हो सकता है और सी एन बॉन्ड जो होते हैं उनको ब्रेक किया जाता है और उससे जो है जब एनर्जी रिलीज़ होती है तो उस एनर्जी को यूज़ कर लिया जाता है। और मैंने पहले भी बताया हुआ है कि वो जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में स्टोर कर ली जाती है जिसको बाद में हम यूज़ कर लेते हैं या हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है। और लास्ट पॉइंट है कि स्टोरेज ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स या कंबाइन टू बिल्ड मैक्रो मॉलिक्यूल्स और लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स जब कंबाइन करेंगे तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल बनाएंगे जिस तरह के सेलुलोज। इसी तरीके से फैटी एसिड्स जब कंबाइन करेंगे तो वो फैट्स बनाएंगे और अमाइनो एसिड्स जब कंबाइन करेंगे तो वो प्रोटीन फॉर्मेशन करेंगे।